अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद RNN ईद स्पेशल। मेरी तरफ से आप सबको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक। और आपकी खुशियों में सांझ डालने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट जो है RNN TV आपको देने जा रहा है। और बहुत ही एक जबरदस्त खूबसूरत फनकार और उससे बढ़कर खूबसूरत इंसान जो हैं उनकी आमद होने जा रही है हमारे शो में। मेरी मुराद है भंगड़ा स्टार, सोशल वर्कर, सियासतदान, लेजेंडरी इब्रारुल हक सर। वेलकम। वेलकम सर। जी सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी, सारी ऑडियंस को ईद मुबारक। और मैंने जैसे कहा शुरू में कि ऑडियंस की ईद तो अब हुई ना सर आपके आने से। व्यूअर्स कहना चाहिए था हम दोनों को वैसे। ये व्यूअर्स, ऑडियंस, फैंस सारे असल में ये सब मोहब्बत के मुख्तलिफ जो है ना वो एक नाम है जो लोग आपसे करते हैं पूरी दुनिया में। तो कैसी गुजर रही है ईद जो है वो? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह से वही एक रूटीन है। बचपन की यादें भी आ जाती हैं ईद पे। वालिदैन के साथ हम जानवरों की ख़रीदारी के लिए जाया करते थे। अभी हम अपनी औलाद के साथ जाते हैं ख़रीदारी के लिए। और फिर ईद के दिन सुबह सुबह नमाज पढ़ना, फिर कसाब की, अब तो हमने वैसे उसको पहले से ही बुक किया होता है। अच्छा। तो आसानी हो जाती है। और इस तरह फिर शाम में जो है सारे लोग मेरी तरफ ही आ जाते हैं घर पे, हम खूब एंजॉय करते हैं। ये एक मरहला है कसाबों वाला भी सर, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। और उनका टाइम पे पहुंचना और बिल्कुल उसी तरह से जैसे और जो मौसमी कसाई हैं, हाँ, जिससे कहते हैं वड कसाई पंजाबी में, वो बने होते हैं। होते नहीं वो कसाई, बस वो फिर गोश्त का बेड़ा गर्क भी करते हैं। जो उसकी खाल है उसको भी उधेड़ के रख देते हैं और बुरे तरीके से कि वो भी काम की नहीं रहती। और हड्डियाँ चूरा चूरा करके गोश्त में शामिल हो जाती हैं। फिर जब आप खा रहे होते हैं तो उसमें हड्डियाँ आती हैं। सो उन कसाईयों का भी जो है ना ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा चलिए साहब, ये डॉक्टर्स जो हैं उनकी एक डिग्री होती है, एक लाइसेंस होता है। वकील जो है अगर उसने प्रैक्टिस करनी है तो उसका एक बार का लाइसेंस होता है। साफ़ी जो है वो लाहौर प्रेस क्लब का या कराची इस्लामाबाद प्रेस क्लब का मेंबर होना चाहिए। और इसी तरह जो दूसरे शोबे हैं, कसाई का भी तो कोई लाइसेंस होना चाहिए, मतलब उसकी कोई डिग्री होनी चाहिए। माशाल्लाह, कितनी आप फॉरवर्ड लुकिंग, आपकी सोच देखें, कसाईयों को लाइसेंस देने तक पहुंच गई है। तो सर आई एम श्योर वेस्ट में ये ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ पे तो हमारे डॉक्टर्स के पास ओरिजिनल लाइसेंस नहीं होते। हमारे पायलट्स के बारे में लोग कह देते हैं। Exactly. और हमें नुकसान काफ़ी हो जाता है वैसे उसका। और डॉक्टर्स की जगह कोएक्स बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं इंसानों की हड्डियों का बुरा वो कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर फिक्स कराने के लिए जाते हैं वो बेचारे। सो आबादी, हमारी जो बढ़ती हुई आबादी का दबाव है, उस वजह से मेरा ख्याल है हमें वर्ड कसाईयों की भी ज़रूरत पड़ती है, कोएक्स की भी ज़रूरत पड़ती है, पीरों फ़कीरों की भी ज़रूरत पड़ती है। और जिसकी जहाँ तक बेचारों की पहुँच होती है वो। और रिमोट रूरल एरियाज़ में तो आप सोचें ना कि वो, लेकिन ये है कि जो ये स्किल है खुद आनी चाहिए हर मुसलमान को, कि वो जानवर ज़िबा कर सके, उसकी खाल उतार सके, उसकी बोटियाँ बना सके। उसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि इंसान सीख ले। अच्छा, ये कल्चर होता था सर, ये हमारे जो है ना वो फैमिलीज में कि वो कजनों ने और चाचों ने और सबने मिल के ना करना, कच्चे पहने हुए हैं। एग्जैक्टली। और जनाब छुरियां पकड़ी हुई हैं, हाथों पे इधर उधर खून लगा हुआ, वैसे लग रहा था खुद खून में लथपथ है। यस यस। और एक बकरे को, और फिर बहुत सारे मशवरा देने वाले, इन्हें पुठा करो नु ऐसा करके उस खाल बेड़ा गर्क कर देते कल। और जो दूसरा खड़ा होता है ना, दूसरा बंदा, वो सबसे ज्यादा बोल रहा होता है, इसको ऐसे नहीं, हाँ वो कमेंट्री कर रहा होता है इस तरह। और छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे होते हैं जो बकरे की खाल उतर रही है, अब ये हो रहा है वो हो रहा है। खरीदारी करने खुद अभी भी जाते हैं खरीदारी करने, और जब जाते हैं तो वो व्यापारी जो है वो देख के वो कहता है कि यार रेट बात होएगा चोई साहब, पहले तो सुना होता है। मैंने बड़ा सोचा कि मैंने ना मुंह ढांप के जाना है, काला चश्मा लगा लिया। अच्छा। सर पे पहन ली टोपी दबा के ताकि पता ही ना चले, और मुंह पे मास्क ले लिया। अच्छा। तो जैसे ही हमने अप्रोच की, गाड़ी खड़ी की, नीचे उतरे हैं तो चारपाई पे बैठे हुए थे 2-3 कसाई, और इधर लेफ्ट साइड पे बकरे खड़े थे। तो एक ने दूसरे के कान में कुछ कहा, तो दूसरा उठ गया, अस्सलाम वालेकुम इब्रार भाई। मैंने कहा यार तुम लोग को कैसे पता चल गया? सारा मेरा ड्रामा ज़ाया कर दिया उन्होंने। ना मेरी आंखें नज़र आ रही हैं ना कुछ, फिर भी उन्होंने पता नहीं कैसे पहचाना। और फिर खैर उनसे, क्योंकि वो मेरे जहन में ये भी होता है कि मुझे देख के कीमत ऊपर ही ना कर दे ज़्यादा। लेकिन उसने मेहरबानी की, उसने बहुत ही मुनासिब हमें दे दिए।
लेकिन इस दफा रेट बड़े हाई थे। मैं बड़े बड़े जो है ना वो दोस्त हैं यार, हम बचपन से यही सुनते आए। अच्छा। इस दफा भाई मंडी बड़ी गर्म है। अच्छा। बकरे तो हाथ नहीं लगाने। आप पुराना प्रोग्राम कोई पीटीवी का उठा के देख लेना। अच्छा। उसमें भी यही आएगा कि बकरा बड़ा महंगा हो गया। पहले तो आई डोंट नो 500 का भी कभी होता ही होगा कि 500 का हो गया बकरा। आई एम श्योर कि हर जमाने में महंगाई अपने दौर के। एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की एक दफा, कहता है अगर महंगाई है तो आप ये करें ना, कि कहता है मैं आज से कोई पता नहीं 60 साल पहले अपनी भैंस का ईद आई तो मेरी बीवी कहती है मैंने नया सूट लेना है। मैंने कहा ठीक है। मक्खन हमने एक जमा किया हुआ था। मैं गया मार्केट, देसी घी, मैंने कहा ये बेच दो। बेचना मैंने, वो बेचा मैंने, जितने का बिका वो कहता पता नहीं 2.5 रुपये या 3 रुपये का बिका। तो 3 रुपये का सूट आ गया उसका, और मैं उसके लिए सूट लेके आ गया। कमाल। कहता है अभी भी मैं उसका बर्तन लेकर गया और वो जो मक्खन था या देसी घी था बिल्कुल ओरिजिनल था। वो कहता है पता नहीं 2,500 का या 3,000 का बिका, और 3,000 का सूट लेके मैंने अपनी बेगम। वाह। अगर आप उस तरह से देखें तो फिर महंगाई नहीं है। मैं समझता हूँ हमने अपनी ज़रूरियात इतनी ऊपर ले गए हम कि हमने जनाब एयर कंडीशन के बगैर गुजारा नहीं है। पहले एक पंखा लगाते थे एक तरफ, आगे सारे चारपाइयों पे लेटे होते थे सारे। पहले वाली चारपाई पे लड़ाई भी हो रही होती थी कि ये मेरी है मेरी है, क्योंकि उस पर आवाज़ ज़्यादा आती थी, और इस तरह से लोग लेटे होते थे। अभी घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ होना बड़ा ज़रूरी होता है। कन्वेंस ना हो तो वो, मेरे पास कई दफ़ा जो तकाजा करने वाली ख़वातीन आती हैं कि मेहरबानी करो वॉशिंग मशीन ला दो, मतलब उनके डिमांड्स ही और तरह की हैं। इवन सो मच सो कि एक दफ़ा एक खातून आई कि मैंने अपनी बच्ची को ना गाड़ी देनी है, अच्छा, दहेज में, आप मेहरबानी कर दें। तो मैं उनकी मुंह देखता होता हूँ कि यार ये कैसे लोग हैं, और हम अपनी ना पाँव उसके मुताबिक नहीं फैलाते। ज़रूरियात बहुत कर ली हैं और फिर हम साथ वाले को देखते हैं कि यार उसके पास ये है। हमारे बच्चे भी देखते हैं, ज़ाहिर है बच्चों का फिर दिल ख़राब होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर हमारे पास है भी ज़्यादा रिस्क तो हम उसको एग्जिबिट ना करें, छुपाएं, उसको दिखाएं ना, क्योंकि उससे फिर मुआशरे में एक ऐसी रेस शुरू हो जाती है कि फिर लोग जो है वो हराम कमाने से भी गुरेज नहीं करते। बाइक से गाड़ी तक का सफ़र होता है, आपने गाड़ी से बाइक तक का सफ़र जो है भी किया है। वो कमाल एंट्री है जी। अच्छा, थैंक यू। वो इतनी पसंद की गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं खुद जो बात करूँ ना, मैं खुद बींगे आपका फ़ैन, तो मुझे भी इस एंट्री का, इस परफॉर्मेंस का जो मज़ा आया है ना, ये तमाम आपकी परफॉर्मेंस पे भारी है। अच्छा, ये बड़ी और ये सबसे बड़ी एंट्री हुई है पीएसएल के फाइनल में जो आपने की है। तो ये किसने डिज़ाइन की और ये कैसे ख्याल आया, और वो बाइक पे एंट्री और जट चढ़ा फिर आगे स्टेज थे और वो मेडले, वो ये कैसे डिसीजन हुआ सारा? ये पीसीबी के लोगों के साथ ही मिलके हुआ। सलमान नसीर हैं, अच्छा, वो बड़े अच्छे, बड़ी वेरी फ्रेंडली उनकी नेचर, उनके साथ उनकी जो टीम है और लोग भी हैं, तो उनके साथ मिलके ही डिस्कस हुआ था। तो ये आइडिया तो मैंने ही दिया था वैसे कि मोटर बाइक पे आइडिया ये था कि 7-8 मोटर बाइक होंगे, अच्छा, और बीच में एक मेरा बाइक होगा, और फिर हम स्टेज के पास आके खड़े होंगे और फिर उतरेंगे और सारा। लेकिन वो हो ना सका क्योंकि वो मेरा ख्याल है उनकी आईसीसी की एक मजबूरी है कि आप ग्राउंड में रूल्स हैं उनके, बाउंड्री के अंदर नहीं जा सकते। तो फिर बाइक्स भी ज़्यादा अरेंज नहीं हुए, तो लास्ट मिनट पे एक ही बाइक था, अच्छा, और फिर सफ़र भी कोई ज़्यादा लंबा नहीं था, तो कोई मेरा ख्याल 40-50 फुट की ड्राइव करके मैंने खड़ा करके अपना, तो बस एक छोटी सी एंट्री गिमिक बनाई। और खड़ा भी बड़ा सम पे हुआ है, वो स्टैंड लग गया है, बास का तो होता है। हाँ, वो और लाइव पूरी दुनिया देख रही है। उससे थोड़ी देर पहले मैंने रिहर्सल कर ली थी वैसे। अच्छा, जबरदस्त। लेकिन लोगों ने तो उसको बड़ा क्रिटिसाइज भी किया। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि म्यूजिक पे क्या क्रिटिसाइज करना आपने, कि बड़ा हम लहक के गा रहा था। अब वो गाना इस तरह का है कि उसको मैं मतलब अफसरदा मुंह बना के तो नहीं गा सकता, और खुशी का मौका है कि हमने एक फ़तह हासिल की है। एक हमारा क्रिकेट मैच तो अपनी जगह, लेकिन माशाल्लाह जो अनप्रेसिडेंटेड फ़तह हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारे पाकिस्तान ने हासिल किया इंडिया के मुकाबले में। देखना, एक वर्ल्ड कप जीतना होता है, हमें उसकी कितनी खुशी होती है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है जिसके ऊपर दुनिया रिसर्च करती रहेगी कि
स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान ने इतनी बड़ी फतह हासिल की है, और इसके बाद पता नहीं इसको हमारी हुकूमत कैपिटलाइज करा सकेगी या नहीं, लेकिन इस फतह को डिफरेंट तरीके से कैपिटलाइज भी कराया जा सकता है कि अपनी जो माइट है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो विन है, इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है अच्छे बिजनेस डील्स के अंदर अपने ऐसे ममालिक के साथ जो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान अभी जो पहले तो न्यूक्लियर पार्ट तो था ही था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, लेकिन जो रिवायती वॉरफेयर है उसके अंदर भी एक उभर कर सामने आया है, और एक खित्ते के अंदर, और एक दोस्ती का पहलू जो चाइना के हवाले से हमें मिला, अज़रबैजान के हवाले से हमें मिला, और ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिया के अपने तमाम हमसाया ममालिक से बुरे ताल्लुकात हैं, एक बुरा हमसाया साबित हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कराता रहा है, साबित हो चुका है, और फिर झूठा नैरेटिव बनाता है, साबित हो चुका, पूरी दुनिया उनके बारे में बात कर रही है इस वक्त। सो ये एक सफारती सतह पे कामयाबी थी, मिलिट्री की सतह पे तो थी, अवाम, दोनों अवामों का रवैया लोगों ने देखा, उनके मीडिया का, उनकी फ़ौज का, उनकी सियासतदानों का रवैया देखा, हमारा जो मुतदिल रवैया वो भी देखा, मैच्योरिटी देखी, और नैरेटिव जो हमारा था कि हम जंग नहीं चाहते, इससे पहले भी हम चाय पिला के साबित कर चुके हैं। ओवरऑल ये एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन थी जिसको हमने इसके ज़रिए किया। वो कई दफ़ा लोग व्यूज़ के चक्कर में भी इस तरह के वो शहबाज गिल साहब टाइप, पता नहीं, वो असल में ये एक नई जो दौड़ शुरू हुई है ना कि इतने व्यूज़, किसी के ख़िलाफ़ बोलने से जो व्यूज़ आते हैं ना वो वैसे नहीं आते, गुड्डी व्यूज़ नहीं आते। शहबाज गिल तो आपके साथ जट जट खेल रहा था, वो तो हमने जट क्या खेल, मतलब वो तो जट खेल रहा था, उन्होंने कही तुसी जट हो, यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि शहबाज गिल साहब को मैंने जवाब दिया था कि वो आप जट से क्या चाहते हैं, जट चढ़िया कचहरी तो सुन लो, फिर अगर जट कहंदे भी हो तो आप भी होते ख्याल करो, चंगा तुसी ख्याल करदे हो पे कि जट्टां दा मुंडा कह के ते फिर अगे तुसी खामखा लोकां दे दिलां 'च नफरत पाना, मैं समझता हूँ ये कोई अच्छा काम नहीं। ये ईमान अल्लाह पे ना रखें सारे लोग कि जितने व्यूज़ मिलने हैं मिल जाएंगे यार। मतलब मैं इंडिया नहीं ना गया, आज मैं उसके खिलाफ बोल सकता हूँ क्योंकि मैं अंदर से ताकतवर हूँ। मैंने गाया है ना फिर के शेरों की एक ही धाड़ में संदूर गया तेरा भाड़ में, वाह, ठीक है, क्योंकि उनकी गलती थी और हम इसको गलती को गलती कहना चाहिए। सो इसलिए कि मेरा ईमान था कि जितनी अल्लाह ने फेम देनी होगी दे देंगे। मुझे वो कहते थे वी विल मेक यू बिग, आपके कॉन्सर्ट की प्राइस इधर से उधर चली जाएगी, आपने कश्मीर के हवाले से नहीं बोलना, ये आपकी आदत है। मैंने कहा ये आदत अच्छी है या बुरी है ये जानी कोई नहीं, क्योंकि कश्मीरियों के साथ जुल्म तो हो रहा है, मैं कहूँ नहीं हो रहा गलत बात। उन्होंने कहा फिर आप कॉन्ट्रैक्ट हम आप, मैंने कहा बढ़ गया आपका कॉन्ट्रैक्ट, माजरत के साथ मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का नहीं चाहिए। मैंने उनकी फिल्म भी रिफ्यूज़ की। सो इसलिए ना ये चीज़ें अब हमारे कई आर्टिस्ट बेचारे चुप होके बैठे हो, मसलहतों के लिए, अपने मुल्क के लिए मसलहत का शिकार कभी ना हो। व्हेन इट कम्स टू योर कंट्री आप बिल्कुल स्टैंड फर्म खड़े होना चाहिए। हमारे कई सियासतदान नहीं बोलते, पता नहीं उन्होंने किस किस्म की सियासत करनी है या शायद उनसे डर जाते हैं, किस वजह से डर जाते हैं मेरी समझ से बाहर। अच्छा, आप ना खुद ही पहुंच गए उस मुद्दे पे, मैंने अभी आगे जाके इस पे डिस्कशन करनी थी। आपके तो घर में फ़ौजी हैं, तो आपसे जो है ना सवाल मैं ज़रूर ये करना चाह रहा था कि जब हमारे बच्चे शहीद हो रहे होते हैं, जब हमारी मस्जिदों पे अटैक हो रहा होता है, जब हमारी शहरी आबादियों पे हमला हो रहा होता है, तो ब्रार साहब उस वक्त भी फ़नकार की सरहद होती है। देखिए पहली बात तो यह है कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती, फ़नकार की तो सरहद होती है, क्योंकि हर फनकार एक हसास आदमी होता है, वो उसके अंदर एक नज़रिया होता है, वो अगर हसास है और सच्चा है तो वो उसका इजहार ज़रूर करेगा। वो फिर मसलहतों का शिकार नहीं होता कि फ़लाँ है, दिमाग है, ये वो सारे। सिख उनके हैं, ज़बरदस्त लोग हैं, हमें उनसे प्यार है, क्योंकि उनके साथ मैं गाने करने के लिए भी तैयार हूँ, मैंने पहले भी किए हैं। हिंदुओं के साथ भी, हमारे पास भी हिंदू हैं बड़े फॉरवर्ड, मैं कहता हूँ बड़े, ये यानी कि एक ज़बरदस्त किस्म के, कोई उस पर हिंदुत्वता के नज़रिए पे यकीन नहीं रखते। लेकिन प्रॉब्लम उधर शुरू होती है जब आप अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू कर दो, जब आरएसएस का नज़रिया आता है बीच में, जो मोदी या हिंदुत्वता है, वो चीज़ हमें
परेशान करती है। और इस पे उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए आके जंग मुसल्लत करते रहे पाकिस्तान पे, हमारी टेररिज्म कराया, 70-80 हज़ार बंदा हमने ज़ाया किया। बीच में हमारे 20-30 हज़ार तो फ़ौजी शहीद हुए हैं, पुलिस वाले बेचारे शहीद हुए हैं, फिर बेशुमार हमारे मासूम जानें धमाकों में गई। अभी भी उनके मुजरम जो हैं वो हमारे पास हैं, कुलभूषण यादव की सूरत में। पता नहीं किस मुंह से कह देते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म करा रहा है। ये एक नैरेटिव बना लेते थे पहले, अब नहीं चल रहा इनका। तो इसके लिए मैं अपने फनकारों से भी कहूँगा, अल्लाह ने जितनी आपको फेम देनी है फिक्र ना किया करें, मिल जाएगी। जितने पैसे देने हैं, कोई इधर से उधर नहीं हो सकता। When it comes to your country, अपने मुल्क के साथ खड़े हो आप। ये सिंदूर गया जरा भाड़ में जब आपने गाया, तो उसके लिए क्या कोई 2-4 हज़ार लोग इकट्ठे होके आपके गेट पे आए थे कि सर आप ये करें, या ये कहीं से कोई असाइनमेंट आई थी, या आपको कोई फॉरेन फंडिंग आई थी कि आपने ये गा दिया? नहीं, मेरे अंदर से आवाज़ आई थी बस एक, जो हमने देखा था, जो हमने सुना था, वो ऑब्जर्व किया था, वो अंदर एक आतिश सी भड़क उठी थी, सच्ची बात करनी चाहिए। और फिर वो ऑपरेशन सिंदूर और उसकी बातें सुन सुन के मैं तो हैरान होता था मोदी के। मैंने उस दिन उसके बारे में यही कहा, मैं कहा लोगों ने मुंडे खराब होंगे ना, बाबा खराब हो गया, पागल आदमी, कि मैंने जंग लड़नी है, मैं जंग लड़नी है। और फिर पाकिस्तान ने हम ही पे अटैक कर दिया। अच्छा, फिर हम सऊदी अरब पे अटैक कर दें? आपकी तरफ से अटैक आया हम पे, और बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड लोग आपने मार दिए हैं, मासूम जानें हमारी चली गई हैं। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? वो फिर मुंह तोड़ जवाब जब मिला है तो फिर अंदर से आवाज़ तो आनी थी कि शेरों की एक ही धाड़ में सिंदूर गया तेरा भाड़ में, थे जितने बुत रौनत के सब पाश हुए एक वार में। वाह, सब कुछ ख़त्म उनका हुआ और गुरूर और तकब्बुर खाक में मिल गया उनका। ये जब पहलगाम हुआ 22 अप्रैल को, उसके बाद 6 और 7 मई वाली हरकत हुई, तो डिस्कशन होती थी कर्नल साहब से और मेरे साहब से घर पे, थोड़ा आप उनसे कुछ समझते थे कि ये क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है? कुछ वो अपने तजुर्बे से बताते थे आपको? असल में ना अब तो क्योंकि उनके साथ रह कर भी और फिर पढ़ कर भी, सारा मेरे फादर इन लॉ भी ब्रिगेडियर हैं, उनके साथ भी बात होती रही। एक अच्छी बात हमारी कौम की है कि हम सारे जुड़ जाते हैं, फिर कोई फ़ौजी नहीं, कोई सिविलियन नहीं, वो सारे ही फ़ौजी बन जाते हैं जब इंडिया पाकिस्तान की कोई कॉन्फ्लिक्ट हो इस तरह की। और फिर बिलखसूस जब हम दूसरी तरफ से, बजाय इसके कि हमें एक वो कहते हैं ना सैनिटी नज़र आए और ऐसे बयानात नज़र आए कि जिसमें महसूस हो कि वो भी जंग नहीं चाहते, मगर जो भी उनका नैरेटिव है वो बयान करें, महसूस ये होता था कि ये मज़ा चखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये घुसके मारेंगे, ये बिल्कुल बाप हैं इस इलाके के, ये चीज़ें समझ आ रही हैं, और खामखाई मारेंगे, खुद ही वकील, खुद ही जज, खुद ही ज्यूरी, खुद ही फैसला, खुद ही एग्जीक्यूशन अटैक, वो तुसी मामे लगते हो इस इलाके में। तो उसके बाद फिर आपको किसी फौज से डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम एक आम व्यूअर की तरह रोज़ टीवी देखते थे, डिस्कस भी करते थे, और सारे तो हमारे तो जितने भी मेरे घर वाले फ़ौजी हैं, वो अगर कोई एस्केलेशन हो तो वो पहले लेटर लिख के दे देते हैं कि हमें बुला लीजिएगा जंग के दिन। हाँ, अगरचे हम रिटायर्ड हैं लेकिन हम हाजिर हैं। वाह, ज़बरदस्त। तो मैंने कहा था कि मैं भी जाऊँगा फिर अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम इस मामले में ठीक है। ये 7 की रात 8 की सुबह की बात कर रहा हूँ, हाँ जी। जब इन्होंने जो है वो ड्रोन हमला किया और वो कोई दर्जनों ड्रोन भेजे, उस दिन आप की लोकेशन क्या थी? आप लाहौर में थे? मैं लाहौर ही में था, और मैं बरकी में, मेरा एक फार्म हाउस में उधर काम करा रहा था। तो बच्चों का ख्याल था कि मुझे अगले दिन नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वो एरिया बिल्कुल पास है। एग्जैक्टली, और वाघा के मूवमेंट थी। हाँ, मैंने कहा उसका हमारे साथ ताल्लुक ही कुछ नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। तो मैं फिर वो जाहिर है मैं गया अपनी रूटीन का, सारा दिन फिरते फिरते रहे ड्रोन इसी तरह से। लेकिन इस सारी चीज़ में जो नहीं भाई बात सामने आई है ना, वो जिसकी मुझे मेन खुशी हुई है जी, वो ये है कि हम एक तो उनकी किसी चाल में नहीं आए। ठीक है। ये ड्रोन भेजने की भी एक चाल ये होती है कि आप अपनी लोकेशन, अपनी गन्स की लोकेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करा लेते हैं कि फलां जगह पे है, और फिर लेटर ऑन उस पर अटैक आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने रीड किया हुआ था, दैट मीन्स प्रिपेयर्ड थे, वेल प्रिपेयर्ड थे। फिर उसके बाद जो इनका काउंटर था वो बड़ा एक्सेलेंट था कि हमारे
हैकर्स बैठे हुए थे, वो आईटी वाला जो विंग है इनका, साइबर विंग, उसने मैं तो कहता हूँ कमाल कर दिया कि उनकी जो सारी गैजेटरी है उनको उन्होंने जैम करके रख दिया और मज़ा आ गया उस चीज़ का हमें कि बड़े मज़े से इन्होंने शिकार खेला है एक तरह से। वो हमारी बहुत बड़ी सक्सेस है। आई होप कि दे इम्प्रूव इट इवन फर्दर, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त स्टडी कर रही होगी, उनके स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट्स जो हैं वो बैठे होंगे कि पाकिस्तान ने किया क्या है। और अभी तो ये भी इतला थी इधर से कि 6 मारे थे उनके और 6-7 और मार सकते थे राफेल, इन्होंने मारे नहीं है अभी। तो इन्होंने और बड़े तहम्मुल के साथ इन्होंने बताया है कि हम अभी और आपके फड़का सकते थे और एक भी हमारा तबाह नहीं हुआ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये गोल्डन टाइम था जब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत से नवाजा। 6-0 से कामयाबी हासिल करने के बाद हम पहली ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वापस ईद पे आते हैं। अच्छा, मुझे वो फिर परफॉर्मेंस बार बार जो है वो, क्योंकि इतना हमें उसका आप सोच नहीं सकते फीडबैक, उसका रिस्पांस और लोगों में एक्साइटमेंट और खुशी जो हमने देखी है ना, तो इसलिए हम उसको बार बार डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ये बताएं कि ये जो लोग कहते हैं कि जी वो लहक लहक के चहक चहक के परफॉर्म कर रहे थे, कोई लम्बे पै के भी परफॉर्मेंस होती, लेट के, कोई हाथ पैर बन के भी परफॉर्मेंस होती कभी? एग्जैक्टली मेरी समझ से बाहर है। को देखो, मैं आपको ये भी बताऊं एक और चीज़ के जिसने जो काम, अब मुझे यही काम आता है म्यूज़िक के हवाले से, तो मैं अब वो करता हूँ तो उसमें मेरे अंदर की कैफियत फॉर एग्जांपल अगर ठीक नहीं भी, तो अगर मेरी अपनी पूरी मैंने परफॉर्मेंस देनी है तो वो तो देनी है ना, जाहिर है। ये ऐसे ही है कि मैं सोच रहा था कि एक ढोल वाला है, लिबर्टी चौक पे खड़ा है, उसके घर का कोई कीमती फर्द फौत हो गया और उसने उसी ढोल को बजा के रात को बच्चों के लिए खाना लेके जाना हो। अल्लाह ना करे हमारी ऐसी सिचुएशन हो, अब वो क्या उस दिन ढोल नहीं बजाएगा? और जो बजाएगा ढोल वो किस कैफियत में बजाएगा? लोग कहेंगे यार तुम्हारा फौत हो गया, तुम ढोल बजा रहे हो। उसकी एक जरूरत है, उसका वो प्रोफेशन है। अब उसको मजे नहीं लेता वो उसमें, अब वो उसकी मजबूरी है फॉर अदर रीजंस कि उसने गाड़ी को धक्का लगाना है। तो ये चीज हमें समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए कि कोई किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, अगर उसका कोई काम है तो उसने वो काम करना है जब तक वो कर रहा है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर देते हैं, चले इसको जरा बात को खत्म करते करते, कि ये समझ आनी चाहिए इन बेवकूफ़ों को, मैं तो बेवकूफ़ी कहूँगा, और बगोड़ों को, कि ये ना तो किसी पार्टी का शो था, एग्जैक्टली, ना ये सियासी शो था, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग का फाइनल था और इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद ये इवेंट होने जा रहा था। एक्चुअली ये पाकिस्तान का शो था, बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ ये समझने की जरूरत है। और बस ये मुझे जो डर लगता है ना, बिकॉज मैं सारे पाकिस्तान से, उसके लोगों से, उनके लोगों के नज़रिए से प्यार करने वाला हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि हम नज़रिए को भूलकर नफ़रत में कभी इतना आगे ना जाएं कि हम पाकिस्तान को ही नज़रअंदाज कर दें। ये बहुत एक बारीक लाइन है जो हमें खींचनी पड़ेगी, बिकॉज नथिंग सुपीरियर दैन आवर होमलैंड। उसकी वजह यह है, पीपल कम एंड गो। आर्मी चीफ हैं, आज कल नहीं होंगे। इमरान खान साहब आज हैं, कल नहीं होंगे। सब ने, कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं जाना। एग्जैक्टली, सारे चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह करेगा ये मुल्क हमेशा रहेगा हमारा, इंशाअल्लाह। तो हमने मुल्क की जब सोचनी है तो उसके लिए सोचें। दूसरी, मैं बात हमेशा ये करता हूँ, जब भी आप कंफ्यूज हो ना, कौन ठीक है कौन गलत है फलां, और अभी हमें क्या करना चाहिए, तो आपने अपने दिल को फॉलो नहीं करना, क्योंकि दिल तो आपको कुछ भी कहता है। वो दिल तो कहता है वो दूर से जो पानी नजर आ रहा है ना वो जाके पीऊंगा, वो पानी होता ही नहीं, वो शराब होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो दिल को नहीं फॉलो करना, उधर फॉलो किसको करना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। सुभान अल्लाह। बहुतियां गल्लां दी कोई गल कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को फॉलो करेंगे तो आप म्याना रवि में आ जाएंगे, कोई भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे। अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा कर देगा, बरकत डाल देगा, आपके मिजाज के अंदर हलीमी आ जाएगी। वो आपको आज अगर नुकसान दे रही है, कुछ दिनों के बाद आपको वो फायदा दे देगी। सो जहां आप परेशान हो, ए बंदा है ना फजूल गल कर रहा है फलाना, तो जब मैं कोशिश ये करता हूं कि बात ही उनकी कर दूं जिनकी मुस्तनद तरीन बात है, और ये मेरा इसके ऊपर रिसर्च है, ये मैं मजहबी बात नहीं कर रहा,
कि उनकी ज़ात पे चलने, अगर सियासी रवैया भी इख्तियार करना है तो उन्हीं का बेहतरीन है। और ये दुनियावी कामयाबी के लिए है, आखिरत की कामयाबी तो बाद की है। ये मैं दुनियावी कामयाबी की बात कर रहा हूँ कि जो कहते हैं कि अपने माल के नकाइस बताओ, जैसे जापान बताता है ऑक्शन शीट के अंदर कि गाड़ी के ऊपर एक ही स्क्रैच है, राइट, हम 2.5 करोड़ भिजवा देते हैं। भाई जापान ने कह दिया है कि एक स्क्रैच है, दूसरा नहीं होगा। क्या ये क्रेडिबिलिटी हमारी नहीं हो सकती थी? हो सकती थी ना, अगर हम अपने आप के साथ सच बोलना शुरू कर दें। नहीं भाई, कौम करप्ट, कोई दो राय नहीं। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मैं सऊदी अरब जाता हूँ, यही आवाज़ आती है। मैं बरतानिया जाता हूँ, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वहाँ पे, काम कर रहे होते हैं नीचे लोग, वो कहते हैं यार फलां मुल्क का बंदा झूठ नहीं बोलता, फलां मुल्क का बंदा काम करेगा, हमारा पाकिस्तानी कुछ ना कुछ शरारत करेगा, काम नहीं करते फलाना। ये हर जगह की आवाज़ है, बदकिस्मती है। फौज हमारी है, वो भी अपने हद से तजावुज़ करती है। हमारे पॉलिटिशियंस हैं, रज के करप्ट हैं। किसी पार्टी को ले लें, हम सब ने गलतियां की हैं। अगर कोई कहे कि मैंने नहीं गलती की, गलत बात। तो जब हम सब गलती करते रहे हैं तो हम क्यों ना एक ऐसे कंसेंसस पे पहुंचें और ठंडे दिल के दिमाग के साथ हम सोचें कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जगह पे होते तो वो किस तरह से सुलह सफाई को। आप सल्लम ने फरमाया कि अगर माफ़ कर देने से तुम्हारे इज्जत में कमी हुई तो क़यामत के दिन मेरे से ले लेना। वाह, क्या बात, क्या बात। दे कौन रहा है आपको? सोचे ज़रा, कौन इज्जत दे रहा है? हमें कोई वज़ीर आज़म इज्जत दे तो हम बड़ा खुश हो जाते हैं, हमें कोई और इज्जत दे, अल्लाह के नबी दे रहे हैं कि क़यामत के दिन मेरे से ले लेना, इज्जत में कमी आई माफ़ कर देने से या माफ़ी मांग लेने से। अगर हम इन चीज़ों पे ज़्यादा अपनी अपनी अनाज छोड़ दें इस बात को कौन सही था कौन गलत था, और हम इस चीज़ पे आ जाए, क्योंकि दुनिया तो सब कुछ देख रही है जो जो हो रहा है। किसी के नज़दीक कोई ठीक होगा, किसी के नज़दीक। अपने ट्रस्ट को छोड़ के अवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर अगर हम चीज़ों को क्लोज करें तो बड़ी बेहतरी आ सकती। अच्छा जी, ये सवाल नहीं है, ये हमारी राय है कि आप अगर गुलकार इब्रार लख ना होते, उससे पहले आप प्रोफेसर ना होते, तो आप कॉमेडियन होते। अच्छा, ये ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੇ क्लिप ਜਿਹੜੇ वायरल ਹੋਏ ਨੇ, और साथ ही एक ये राय भी आई है कि भट्टी ਜਿਹੜਾ ना वो 20% है, 80% ਤੁਸੀਂ आप बनाया। नहीं इतना नहीं है, इतना नहीं है। मैंने बनाया जरूर है लेकिन इतना फॉर्म 47 नहीं मैंने इस्तेमाल किया, थोड़ा जिस तरह 2018 जो ऐसी ना उतना ही है बस। आरटीएस भट्टी, आरटीएस नहीं, जनरल बाजवा कहते हैं कोई आरटीएस नहीं था, मैं से कुरान पे हाथ रखवा लो ना करो, अल्लाह की कसम। मेरी उनसे बात हुई थी, कहते हैं आरटीएस कोई था बरार, कुरान पे हाथ रखवा लो मेरे से, मुझे नबी पाक सल्लम की शफात नसीब ना हो। इतने बड़े उन्होंने जुमले बोले थे। अच्छा, हो सकता है उनको ना पता हो। कहते हैं वो नया सिस्टम था, उसके ऊपर जब बोझ आया ना, शुरू में ठीक चल रहा था, जब सारे लोगों का डेटा उसमें फीड होना शुरू हुआ ना, पूरे पाकिस्तान का डेटा फीड हुआ और वो बैठ गया। अंडरस्टैंडेबल है बात, हो सकता है दुरुस्त हो, लेकिन फिर भी मैं नहीं कहता, हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन 2018 में उतना नहीं हुआ जितना भी नेचुरली। अच्छा गल सुनो, 2013 च 35 सीटां सन, फिर 2018 च एड्डी बड़ी डेवलपमेंट हो गई। और दूसरी बात है कि जनरल बाजवा का मैं तो बड़ा ही एहतराम करता हूँ, और मैं बिल्कुल शो में ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि वो बड़ा एक मुहिब वतन आदमी, उनके साथ बल्कि बहुत सारे लोगों ने डिच किया, बड़े नाम है उसमें, कुछ मैंने डिस्कस भी किया अपने शोज में, और मैं जब उन्होंने अगर कहा आपको तो मैं आज इस बात पे यकीन कर लेता हूँ। मगर नादरा के अंदर जितने जनरल बाजवा थे ना, उन्होंने हमें बताया, क्या बताया कि हमने किया, उनसे कंट्रोल ले लिया गया और कंट्रोल कहीं और शिफ्ट हो गया। फिर मुझे नहीं पता, ठीक है सर। तो अदरवाइज मैं बिल्कुल बाजवा साहब का बहुत ही एहतराम करता हूँ। मुझे कुछ चीज़ों का अभी पता चला है, कुछ चीज़ें मुझे अभी कुछ चीज़ों के सबूत मिले। वो बड़े जेन्युइन आदमी थे, और जिस तरह उनको 2 दफ़ा एक्सटेंशन ऑफर हुई उसके अभी सबूत हमें मिले हैं, जो इमरान खान ने भी की, दूसरी तरफ से भी हुई, और तमाम जो है एक बना के मेन्यू उनके सामने रखे गए तो उन्होंने नहीं जो है वो तस्लीम की ये ऑफर्स। तो अच्छा, वो वापस आते हैं, पट्टी तुसी आप नहीं बनाया? पट्टी मैंने सारा नहीं बनाया, मैंने बनाया होगा 10%। अच्छा, मोस्टली वही है, तो 10% से भी शायद कम हो। अच्छा, लेकिन है पट्टी? जिस तरह वो एक मैंने बनाया था, उन्होंने कहा पट्टी साहब को कहा ना किसी, वो बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम है ना, बास्किन रॉबिन्स की बड़ी अच्छी है,
तो बट्टी को कहा बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम लेना, कहता हाँ मेरे बच्चे भी बास्टर्ड रॉबर्ट दी आइसक्रीम बड़े शौक न खाते। यार कमाल है, ये बनाई हुई है। सबसे ज्यादा मुझे मजा उस दिन आया, वो आपसे भी मुलाकात करनी थी नारोवाल जिस दिन मैं गया ना, तो फिर आगे शकरगढ़ भी जाना हुआ, तो वो मेजर साहब से राब्ता था, टीम वीम हमारी वहाँ पे पहुंची, कोई एक्टिविटी भी थी, तो वो जो आप बस वाला सुनाते हैं ना, तो मैं उस रोड पे जब जा वो तो जेन्युइन बात है, नारोवाल वाली रोड पे देखिए आपने, मुझे इतनी आपकी याद आई वो बस वाला और राउंड द विकेट आ, बिल्कुल वो सारी ठुमका बाहर निकाल के ना आ रही होती है पीछे, डेंजरस होती है बस। वो लगता है कि बस का मुंह तो उधर है, लेकिन उस बैक साइड सड़क पे इस तरफ होती है, वो आपको लग सकती है, वो पूरा एक जरा बल्ले का ब्लेड नहीं होता, यस कट मारती है। अच्छा, ये जो हिस्से मजा है वो माशाल्लाह बहुत है आपके अंदर, तो ये पैदाइशी है या वो हमारे दोस्त शान की तरह आप 2-3 इस तरह के रौनकी लोग साथ रखते हैं, रौनक गली तो पप्पू सम्राट थे, फिर उन्होंने जुगता ते कॉमेडी, या इस तरह वक्त गुजारते हैं? यार मुझे तो हाँ, मैं दोस्तों में बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है। अच्छा, बस ये सारी दोस्तों की देन है, जितने वो जुगते मारने वाले और हंसने खेलने वाले और इतने वाकयात अब तक इकट्ठे हो गए हैं ना कि हर मौके पे कोई ना कोई आ ही जाता है। और जिस तरह वो उस दिन हम बैठे थे तो क्रिकेट की बात हो रही थी, तो हमारे साथ ना एक बंदा आया, कहता मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता रहा, उन्होंने भी खिला लो, तो हमने खिला लिया उसको, तो उसने बल्ला ये अजीब तरीके से पकड़ा ना आके। अच्छा, तो अब पीछे लड़के ना जुगते लगा रहे हैं उसको, तो एक हमारा लड़का था जैन, उसने इतनी ज़बरदस्त बात की, कहता है किसी ने कहा यार ये कहता सी मैं फर्स्ट क्लास खेलता रहा, कहता एक दिन खेल रहा सी तो किसी बंदे ने कहा यार तू बड़ा फर्स्ट क्लास खेलना ओला फर्स्ट क्लास ते बल्ला बास्केटबॉल वाला पकड़े है, हाँ उस तरीके ना पकड़े, अब बेसबॉल वाला सॉरी। अब तो ये जो छोटे छोटे चीजें याद रह जाती है ना माजी की, तो वो फिर हम नरेट कर देते हैं इसी तरह से, तो जोक्स बन जाते हैं। और मैं फैसलाबाद में पैदा हुआ था। अच्छा, हाँ, आई वॉज बोर्न इन फैसलाबाद। तो कहते हैं फैसलाबाद के पानी में है कुछ ऐसा, नहीं कॉमेडी बहुत है, कॉमेडी है ना, बड़े बड़े नाम तो फन भी बहुत है। नुसरत फतेह अली खान साहब, एग्जैक्टली। पौना थिएटर जो है वो फैसलाबाद ने आबाद किया पाकिस्तान का, पौना थिएटर तारक जावेद जैसे। और बड़े भाई, मैं तो खैर उस वक्त बेबी था जब पैदा हुआ था, तो उसके बाद वालिद साहब की पोस्टिंग कहीं और हो गई, सिविल सर्वेंट, तो जहाँ जहाँ जाते थे बच्चे फिर साथ ही ट्रैवल करते थे। लेकिन यह है कि बड़े भाई बताया करते हैं कि फैसलाबाद में वाकई कोई भी बात बगैर जुगत के होती नहीं। अच्छा, तो कहते हैं हम भी कहा करते थे भाई टांगा खाली है, उन्होंने कहा हाँ खाली है, हम मुद्दा मार के मतलब जाते जाते ही ऐसे हम ना जरा कह दिया करते। लेकिन ये बड़ी एक विट्टी होना बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है कि वो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है, आपके दोस्त ऐसे हो ना बात करने वाले हो, एक रंग भर देते हैं ना एक उसी ज़िंदगी में, बोर वाली ज़िंदगी में हंसना जो है इज़ अ गुड थेरेपी, जो आपके गुड हार्मोन्स, क्या कहते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करता है, आप इंजॉय करते हैं। वालिद साहब कहा करते थे हैप्पीनेस ही है ना जो हमें ज़िंदगी में चाहिए। कई लोगों के पास बड़ा कुछ होता है, खुश नहीं होते, तो क्या फ़ायदा। आप तो जलसों वलसों में भी जो है ना जो कर रहे होते थे तो लोग इंजॉय कर रहे होते थे और हंस रहे होते थे। और सियासत जारी है? सियासत तो अभी हम देख रहे हैं। अच्छा, ब्रेक है? बिल्कुल ब्रेक है। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को फिलहाल। हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल, उस पे आना है, प्रोजेक्ट्स उस पे आना है हमने अभी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ब्रेक जो है ये कब तक रहेगी, सियासी ब्रेक, और दोबारा जो है ताबड़तोड़ सियासत शुरू होगी या अभी वेट करना? नहीं, मैं समझता हूँ अभी हालात साजगार नहीं है, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि यार ब्रेक ख़त्म करने की ज़रूरत ही क्या है। ऑनेस्टली बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, तो वह अपना वोट डाल देंगे, ये भी एक सियासत ही है, जो अपना वोट डालने की जो लोग कर रहे हैं इनको करने देते हैं, इनके लिए दुआएं करते हैं। और अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका मिले, बिकॉज मेरे जैसे लोग जो है ना वो उनके पास उनका ये फ़ायदा होता है कि उनको आइडियाज़ होते हैं कि यार अगर इसको ऐसे करें तो पाकिस्तान में इतने अरब डॉलर आ सकते हैं, मेहनत थोड़ी सी करें तो ये इदारा ऐसे बन जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। अब इस तरह की सोच पे अगर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मुल्क का बड़ा फ़ायदा हो सकता है। वो आइडियाज़ कभी इम्प्लीमेंट करने का मुझे मौका मिला तो फिर मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। उससे पाकिस्तान को बड़ा नहीं भाई फ़ायदा होगा।
ये डिस्कशन मेरी आपकी रही है इस हवाले से, हाँ। और आप बहुत से आइडियाज आपने दिए भी हैं, बावजूद इसके कि आपके पास कोई ऑफिस नहीं था। ऐसे मिसफिट फील करते हैं मौजूदा सियासत में खुद को कभी कभी? क्योंकि जब आपने शुरू भी की थी ना बराह रास्त सियासत, तो जाहिर ही बात है कि हम वेटरन्स हैं बहुत सी चीज़ों के, कोई इतना कोई आपका मिजाज और मूड नहीं था, और ऐसे ही था कि जैसे आपको जो है ना वो धक्का मारा जा रहा था कि नहीं आपने करना है करना है करना है। देखो, बस जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि कुछ लोगों के पास ऐसे आइडियाज़ होते हैं और ऐसा ख्वाब होता है। ख्वाब तो हम सारे पाकिस्तानियों के होते हैं ना, कि हम ज़रा खुशहाल देखें पाकिस्तान को। वैसे तो एक बटन वो कहीं नहीं है कि हम वो ऑन करें तो खुशहाली आ जाए, क्योंकि हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना। एग्जैक्टली। दुनिया में देखना पड़ेगा ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं, फॉलो कैसे हो सकते हैं, फिर उन ट्रेंड्स को पाकिस्तान लाने के लिए पाकिस्तानाइज करना पड़ेगा कल्चर के मुताबिक, हालात के मुताबिक। फिर ये भी जानते हुए कि ओवरनाइट तब्दीली नहीं आएगी। वो क्या ट्रैक्स हैं जिनके ऊपर जब हम चढ़ जाएंगे 2 साल 4 साल 8 साल के बाद हम बहुत कामयाब होंगे। उन सारी चीज़ों पे काम करने के लिए ना मेरे पास मुझे लगता है कि ढेर सारे आइडियाज़ हैं, क्योंकि मेरे इंटरनेशनल दोस्त भी ऐसे हैं जो दुनिया भर में बड़ी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, और ऐसी डाइवर्स एक्सपीरियंस पूरी दुनिया फिरने का शायद मेरी पार्टी में किसी का भी नहीं होगा जो मेरा था और है। कि मैं अमेरिका भी इतना फिरा हूँ कि अमेरिकियों ने भी नहीं इतना अमेरिका देखा होगा। सैन एंटोनियो, सैन होजे तक, उधर से ऑस्ट्रेलिया, उधर से बाकी जितने ममालिक हैं, तो हेड्स ऑफ द स्टेट से मिलना और बेशुमार लोगों से, तो बड़ा कुछ मुमकिन है। इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है अगर आप उसको ठीक कर सके। तो उन ख्वाबों को लेकर आया था मैं कि मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं अपनी कंट्रीब्यूट करूंगा बिग वे में और मुल्क को फ़ायदा होगा। लेकिन वो स्टेप 2 था। शायद स्टेप 1 जो था वो ये था कि राइट कॉन्स्टिट्यूएंसी मुझे मिलती, जो किसी और की मजबूरी ना बनती कि मैंने उसको जिताना है, अबरार को नहीं जिताना। 2-3 सीटें ऐसी हैं ना है जो किसी को चाहिए ही चाहिए होती। मेरे वाली सीट भी अनफॉर्चुनेटली, मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली उसमें से थी जो किसी को चाहिए थी, तो उस पर उन्होंने करना ही करना था, तो वो हो गया। तो अब ये कुछ किस्मत की भी चीज़ें साथ आ जाती हैं, तो वो मौका नहीं मिल सका। अगर वो मिल जाता है कभी तो बड़ा कुछ हो सकता है। पोटेंशियल बहुत है इस मुल्क में, और मुझे लगता है कभी ना कभी ये मिलेगा ज़रूर, मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। अच्छा जी, बिलो और वर्ल्ड टूर्स पे कुछ डिस्कशन करने से पहले मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश है कि ज़रा प्रोजेक्ट पे ज़रा बताइए। सारा फॉर लाइफ ट्रस्ट जो है और सूरज शफी हॉस्पिटल और इसके साथ जो कॉलेज का प्रोजेक्ट है, मौजूदा सूरत हाल में जो है वो सारे जो कितने अखराजात हैं, किस तरह जनरेट करते हैं, कितनी भाग दौड़ करनी पड़ रही है, किस तरह चल रहा है मामला? पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज इसको मेरा ख्याल है 2002 में शुरू हुआ था, 2 में इनाग्रेशन हुई थी, और आज देख लें कितना साल हो गया, 2025 है, 23 साल हो गए। वो बेड जो 250 बेड्स का हॉस्पिटल था वो अब 650 बेड्स का हॉस्पिटल, 650 बेड्स का। साथ मेडिकल कॉलेज भी बन गया, अलाइड कॉलेजेस भी बन गए, तकरीबन ओवरऑल 6000 बच्चा हमारे पास पढ़ता है। फिर साथ कैंसर हॉस्पिटल भी बन गया, फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी हमने किया जहाँ जहाँ मौका आया। अब उसको हम एक्सपैंड भी करने जा रहे हैं। हमारा तकरीबन 10 करोड़ महीने का सिर्फ सैलरीज़ का खर्चा, सिर्फ और सिर्फ सैलरीज़ का, क्योंकि बहुत बड़ा सेटअप है। हमारे प्रोफेसर साहबान जो लाहौर में 5-10 हज़ार लेके एक पेशेंट को देखते हैं, नारोवाल में फ्री देखते हैं। लेकिन जाहिर है कि अल्लाह ने उनको एक वेदा भी लगाया हुआ है, उन्होंने एक एक्स अमाउंट फ़ीस भी लेनी है। अब वो उनको जाती है सैलरी, कुछ तो मेडिकल कॉलेज से निकल आती है बच्चों की तनख्वाहों से, फिर जो मेडिसिन का ख़र्चा है, जो पेशेंट्स के ऊपर जो ज़कात के मुस्तहिक पेशेंट्स, वो ज़कात हम इकट्ठी करते हैं, और फिर हम एक जो उलमा का एक इदारा है, कौन सा, उसके मुताबिक शरई कौंसिल जो है, उसके तरीके के मुताबिक हम ज़कात के पेशेंट को आइडेंटिफाई करके
ज़कात के पैसों में उसका इलाज करते हैं। यानी हमें अगर कोई ज़कात देता है तो उसी स्पिरिट के साथ वो इस्तेमाल होती है सही जगह पे। ये नहीं है कि उसकी उठा के हम बिल्डिंग बना देंगे या एम्बुलेंस खरीद लेंगे, नहीं, वो पेशेंट पर ही लगेगी, मुकर्ररा मुद्दत के दौरान ही लगेगी जो उसका मसरफ़ है, क्योंकि वो उसका तकाजा है। तो उसके मुताबिक हम कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी कौम जनरस है, सपोर्ट करती रहती है। ताहम हमारे पास कभी इतना पैसा नहीं इकट्ठा हुआ कि अरबों रुपए लगे हों और हम कहीं इन्वेस्ट कर दें, ये कर दें। जिस तरह शौकत खानम है या एक दो बहुत बड़े इदारे हैं, हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। कभी हम बरतानिया चले जाते हैं, अपने फंड रेजिंग कॉन्सर्ट्स रख लेते हैं, उसमें से जो अमाउंट आती है वो कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। फिर इसी तरह से कहीं और शोज़ रख लेते हैं, पाकिस्तान में रख लेते हैं। तो एक मुस्तकिल स्ट्रगल है जो पिछले 2 दहाइयों से चल रही है। ये नहीं हुआ कि हमने कोई इंडोमेंट फंड बना लिया है बड़ा सा और आराम से बैठे हुए। और इसके साथ ये भी बताएं कि 2022 से आज के दिन तक कभी सिलसिला फंड्स की वजह से रुका नहीं है। 2002 से आज तक 23 सालों में कभी रुका नहीं है। एक दफ़ा भी नहीं रुका, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे अल्लाह का करम नवाजी हुआ। 1-2 दफ़ा ऐसा मौका आया कि पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेरे ओपोनेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने हमारा मेडिकल कॉलेज रुकवा दिया। तो आपको मेडिकल कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर साहब आने, उनको पहले से ऑन बोर्ड करके तनख्वाहें देनी पड़ती हैं। तो जाहिर है हमें पहले से तनख्वाहें देनी पड़ रही थी। उसमें फिर ये किया कि मेरी और इसरार भाई की ज़मीन थी जो हमने बैंक प्लज की, वहाँ से पैसे लिए और फिर वो पैसे उनमें तनख्वाहों की मद में तकसीम किए। फिर एक दफ़ा मैंने ज़मीन बेची थी सहारा को देने के लिए, और फिर एक दफ़ा प्लज कराई ज़मीन। वो 2 टफ़ टाइम्स थे, लेकिन इलाज हमारा एक दिन के लिए भी नहीं रुका, अल्हम्दुलिल्लाह। टफ़ टाइम ज़रूर आए हैं। इस फलाही मंसूबे और गरीब के इलाज के लिए भी सियासत से ब्रेक लिया या ये कुर्बानी दी है फिलहाल? काफ़ी बड़ा इसका भी किरदार था ऑनेस्टली, बिकॉज वो मेरा हॉस्पिटल मेरे पे डिपेंड बहुत करता है, सारा बंद हो जाना था। एक ये भी बड़ी वजह है। नाजरीन, मैं जो है ख़ुद गवाऊँ कि चौधरी अबरारुल हक साहब को फ़ोन किए बगैर मैंने नारोवाल में पेशेंट भेजे सुगरा शफ़ी हॉस्पिटल में, और हल्फन इसी तरह उनका इलाज 1 रुपया दिए बगैर जो है वो वहाँ पे हुआ है। और 1 से ज़्यादा पेशेंट्स मैंने भेज के देखा और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इनको फ़ोन करूँ। और इसके लिए हेड्स ऑफ टू यू और आपकी ऑर्गेनाइजेशन, और अल्लाह ताला जो है आपको इसका अजर दे। आमीन सुमा, हमारे वालिदैन को भी आमीन। बिल्लो जो है उसके बाद दर्जनों हिट आ गए, दूसरा बिल्लो जो है उसका इंतज़ार है, वो कब आएगा? देखें, बिल्लो के बाद प्रीतो आई, रानो आई, मैं कहता हूँ दर्जनों आई, चमकीली लेकिन वो बिल्लो की जगह नहीं ले सके। हाँ, ये तो है, पहली बीवी होती है। अस्तगफुरुल्लाह, मेरी एक ही है, उसके ऊपर नई ना वो शुरू हो जाएंगे। शादी तो पहले बिल्लो आया सी ना? हाँ, शादी से पहले बिल्लो आया, तो भाभी बाय चांस। भाभी बाद में है, लेकिन उससे पहले इस तरह के म्यूजिक का रवाज नहीं था ना। तो जब म्यूजिक आ जाता है उस टाइप का और फिर उस तरह का, फिर आप 1 बनाएं, 2 बनाएं, 4 बनाएं, तो वो पहले जैसा नहीं बनता। मैं समझता हूँ वो किस्मत ही होती है। वैसे तो नच मजाजन और नच पंजाबन भी सुपर हिट हुआ, और वो अभी भी शादियों में सुनता हूँ तो वो बज रहा होता है, चल रहा होता है। जट चढ़े या कचहरी बड़ा एनर्जी वाला है, लेकिन वो जाहिर है बिल्लो एक शनाख्त टाइप चीज़ बन गई है। वो खुद लिखा था आपने? हाँ जी। या वो छोटी सी शरारत कम हो गई है इसलिए बिल्लो नहीं लिखा जा रहा? शरारत तो वाकई वक्त के साथ साथ कम ही हो जाती है, कोई शक नहीं है। और काफ़ी पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, ऐसे ही। ताहम फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन का कोई टाइम नहीं होता। कभी किसी वक्त मैं कहा करता हूँ कि मैं कोई ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हूँ, बट आई गेट फिट्स ऑफ क्रिएटिविटी। मुझे दौरे पड़ते हैं क्रिएटिविटी के। तो कभी अगर क्रिएटिविटी का दौरा पड़ा तो किसी वक्त भी कोई बिल्लो सामने आ सकती है। अच्छा जी, आखिर में जो है इंटरनेशनली ये उसी 6-0 की जीत से बात जुड़ी हुई है। पाकिस्तानी प्रमोटर तो बेचारा नापैद हो गया वहाँ पे। पाकिस्तानी प्रमोटर तो मेरा ढूंढने से भी नहीं मिलता होगा कोई इंटरनेशनली जो आपके शोज करते। ज़्यादा तो गैर मुल्की प्रमोटर ही अब आपके शोज करते। नहीं, मेरे तो ज़्यादा करते ही पाकिस्तानी प्रमोटर्स हैं। अच्छा, मेरा तो कोई गैर मुल्की
प्रोमोटर शो नहीं करता। इतने बड़े शोज करने वाले प्रमोटर हैं अभी पाकिस्तानी? हाँ बिल्कुल है, कर लेते हैं। अगरचे उनको मारने की कोशिश हमने बहुत की है अच्छा। कि उनसे बहुत ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं हमारे आर्टिस्ट्स, उससे प्रोमोटर मर जाता है। लेकिन मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि वो उसको कुछ बचे ज़रूर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक अजीब बात बताऊं कि मेरे कुछ प्रोमोटर्स वो हमेशा ये कहते हैं कि अबरार का जो शब्द, जब भी हमने शो कराया हमने अपनी गाड़ी का मॉडल बदला है और अप वाला मॉडल लिया है। ठीक है। और उसके बाद जो हमने शोज़ कराए हैं बाकी लोगों के, उसमें हमने गवा दी। वो इसलिए नहीं गवाए कि लोग कम आए थे या वो पॉपुलर ज़्यादा नहीं थे, इसलिए गवाए कि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी तो प्रोमोटर कमा ही नहीं सका। तो मैं अपने आर्टिस्ट भाइयों से ये कहूँगा कि कोशिश करें आप इतने पैसे लें कि वो प्रोमोटर मरे ना, वो अगली दफ़ा फिर भी कराए। आप थोड़ा सा कम कमा लेंगे, उसका मार्जिन ज़रूर देखा करें, थोड़ी लंबी सोच लिया करें कि वो फिर कराएगा। वो उसका एक साइकिल चलना चाहिए कि हमारी कोशिश होती है मुर्गी में सारे अंडे निकाल लें, वो नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी को जो है ना आखिर में ईद विश करने के लिए सिंदूर गया धाड़ में, वो जरा अस्थाई एक गुनगुना दे। शेरों की एक ही धाड़ में संदूर गया तेरा भाड़ में, शेरों की एक ही धाड़ में संदूर गया तेरा भाड़ में, थे जितने बुत रौनत के सब पाश हुए एक वार में। हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, हम हरदम हैं तैयार, हम हैदर की ललकार हैं, हम हैदर की ललकार, हम खालिद की तलवार, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, हम हरदम हैं तैयार। अच्छा, इसमें मेरी आवाज भी मुख्तलिफ बन के सामने आई है, बहुत जरा हैवी सी आवाज में गाया। एग्जैक्टली। थैंक यू। और सर ईद का मौका है, एक हिस्टोरिकल अभी आपकी जो परफॉर्मेंस हुई है, तो दोबारा से जो है ना मैं सारे दुनिया के जट्टां नूं ते सब नूं जरा सुनाना चाहना थोड़ा जा वो मेडले हल्का सा। वो मेडले तो अब पूरा मुझे तो नहीं याद होगा, कोई स्थाई हो जाए इसका। हो जट चढ़े अक चहरी बल्ले भी बल्ले ओदी रंगली मतहरी बल्ले भी बल्ले, ओ जट खड़ाका वाला आया पंजद यार भी नाल ले आया, पूरी पाके मुच्छां वड़ के थानेदार पुजाया, आपे करे थानेदारी बल्ले भी बल्ले, ओ जट चढ़े अक चहरी बल्ले भी बल्ले। जी ये हैं लेजेंडरी अबरारुल हक, और ईद के मौका पर हमने कोशिश की कि आज उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं को भी डिस्कस किया जाए जो अमूमन जो है वो शोज़ में नहीं डिस्कस हो रहे होते। और ईद की खुशी का मौका था, बड़ी खूबसूरत उन्होंने हमारे साथ वाक़यात भी शेयर किए, अपने फ्यूचर जो है प्लान्स भी शेयर किए। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपके तशरीफ़ लाने से आरएनएन के नाजरीन की ईद हो गई है। गुड विशेस टू आरएनएन, गुड विशेस टू यू एंड ईद मुबारक टू एवरीवन। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।